वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जो है डेली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और क्वेश्चन को देख सकें। तो इसके अलावा अगर आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे आप जा कर के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। थिंकर के वीडियोज़ हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने इसके पहले भी सॉल्व किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए। आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माना है कि समाज के केवल एक पहलू में परिवर्तन समाज के संतुलन को बाधित कर सकता है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा है जॉर्ज सिमेल, तीसरा है पार्सन्स और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो बताइए आप इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टालकट पार्सन्स। तो आप अपना आंसर जो है वीडियो पॉज करके दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने मतलब कितनी अच्छी तैयारी की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टालकट पार्सन्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसने कहा है कि समाज में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए दलितों को पंचसूत्र कानून का पालन करने की जरूरत है? यानी जो दलित है दलित है उनको मतलब समाज में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए उनको मतलब कौन से ऐसे चीज़ों का पालन करना चाहिए? तो ये पंचसूत्र कानून का पालन करने के लिए किसने कहा था, मतलब किसने कहा था कि उनको ज़रूरत है? तो ऑप्शन देखिए, पहला है अंबेडकर, दूसरा है गांधी, तीसरा है सुरजीत सिन्हा और चौथा है एंडरसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबेडकर। तो अंबेडकर जी का कहना था कि अगर दलितों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना है, उनको जो है इतना नीचा समझा जाता है, तो उनको क्या करना होगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। उनको ये 5 सूत्र उन्होंने बताए थे, उसका इन्होंने बताया था कि उसका आपको पालन करना होगा। तो अंबेडकर जी ने जो बताया था पंचसूत्र, तो वो कौन कौन से थे? तो देखिए, उन्होंने पहला बताया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी उनको अपने आप में सुधार करना चाहिए। जो दलित है, जो शोषित वर्ग है, उनको सबसे पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया था सेल्फ प्रोग्रेस, यानी उन्हें अपनी जो अपना जो लाइफ है उसका खुद से उनको प्रगति करना चाहिए, मतलब सेल्फ प्रोग्रेस करना चाहिए उन लोगों को। और तीसरा उन्होंने बताया था सेल्फ डिपेंडेंस, यानी उनको आत्मनिर्भर होना चाहिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए। और चौथा उन्होंने बताया था सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर, पूरी तरीके से खुद पर विश्वास होना चाहिए। और पांचवा उन्होंने बताया था, तो पांचवा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में जो है ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगी। तो ये 5 सूत्र इन्होंने बताया था और बताया था कि इन सूत्रों को आपको जो है अपना करके जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वो अपने आप को जो है एक सम्मानजनक स्थान दिला सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्यक्तियों का स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आदत, दूसरा है मानदंड, तीसरा है एजेंसी, चौथा है मूल्य। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तियों का स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजेंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक सामान्य और विशिष्ट आनुवंशिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले जैविक रूप से भिन्न समूह को क्या कहा जाता है? यानी इसमें पूछ रहा है कि जैसे कोई एक अलग समूह है जो कि सामान्य और विशिष्ट
आनुवंशिकता का प्रतिनिधित्व करता है और जैविक रूप से अलग है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है नस्ल, दूसरा है जाति, तीसरा है जाति समूह, चौथा है प्रजाति। तो क्या कहा जाएगा ऐसे समूह को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नस्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिग डिस्कनेक्ट की अवधारणा का वर्णन किसने किया है जहां माता पिता और बच्चे अक्सर अलग अलग ग्रहों में रहते हैं? तो ये बिग डिस्कनेक्ट कॉन्सेप्ट ये किसका है? तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेहाम लेन्स्की, दूसरा है जिम टेलर, तीसरा है स्टेनर अडायर, चौथा है सिल्विया वॉल्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनर अडायर। इनका ये कॉन्सेप्ट है बिग डिस्कनेक्ट का, जिसमें इन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है कि माता पिता और बच्चे जो है वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसका विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्माणक तत्वों में सतह के नियम और सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं? ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है एसएफ नाडल, चौथा है रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसएफ नाडल। तो एसएफ नाडल का मानना था कि सामाजिक संरचना के जो निर्माणक तत्व होते हैं उसमें जो है सतह के नियम और सामाजिक संस्थाएं दोनों शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रकार का शोध जो प्रकृति में गुणात्मक है, परिकल्पना के निर्माण और परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब एक तरह का रिसर्च है, शोध है जिसका नेचर क्या है? गुणात्मक है, और परिकल्पना के निर्माण में यानी जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है और उसके परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा है मौलिक अनुसंधान, तीसरा है खोजपूर्ण अनुसंधान, चौथा है व्यवहारात्मक अनुसंधान यानी जो अप्लाइड रिसर्च होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोजपूर्ण अनुसंधान। तो खोजपूर्ण अनुसंधान में क्या होता है कि इसका जो नेचर होता है वो गुणात्मक होता है, और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो परिकल्पना के निर्माण और परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का जो परीक्षण किया जाता है उसमें खोजपूर्ण अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन सारे लिए हुए, इसमें कुछ रिसर्च के भी क्वेश्चन है और बाकी सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विकास का गांधीवाद विचार किस पर केंद्रित है? पहला है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, विकास का गांधीवाद विचार यानी ये जो गांधी जी ने दिया था, विकास का गांधीवादी विचार कहा जाता है इसको, तो ये किस पर आधारित था, किस पर केंद्रित था? पहला ऑप्शन है ट्रस्टीशिप, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व, तीसरा है निजी स्वामित्व, चौथा है सरकारी स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप का ये कॉन्सेप्ट दिया था गांधी जी ने, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और उनका मानना था कि जो मतलब ट्रस्टीशिप के द्वारा लोगों को जो है पूंजी एकत्रित करना चाहिए। वो पूंजीपति के खिलाफ थे, लेकिन वो उनका कहना था कि पूंजी एकत्रित करना अच्छी बात है, लेकिन उसे मतलब एक उन्होंने बताया था कि ट्रस्टीशिप की तरह, मतलब वो ट्रस्टीशिप के पास रहेगा, फिर जिसको ज़रूरत होगी वो लोग उसको वो चीज़ें मतलब मदद कर सके, तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंबेडकर जी की डॉक्टरेट थीसिस क्या थी? यानी अंबेडकर जी की जिसपे उन्होंने शोध किया था, उनकी डॉक्टरेट की थीसिस क्या थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान, यानी इसको बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और दूसरा है भारत के वाणिज्यिक संबंध, तो ये भी इन्हीं का है। तीसरा है प्राचीन भारतीय वाणिज्य, चौथा है राज्य और अल्पसंख्यक जाति का विनाश। तो ये चारों ही इन्हीं का है, अंबेडकर जी का। तो इसमें से डॉक्टरेट के थीसिस का टॉपिक इनका कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में क्रांतियां किन कारणों से आती हैं? पहला ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, दूसरा है पूंजीपतियों की इच्छा, तीसरा है धार्मिक शोषण, चौथा है कामगार का अलगाव।
तो इसमें से कौन से ऐसे कारण हैं जिससे मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में क्रांतियां आती हैं और उससे परिवर्तन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग संघर्ष, क्योंकि सभी को पता होगा कि जो मार्क्सवादी हैं यानी कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा ये किसको महत्व देते हैं? वर्ग संघर्ष को। मतलब इनका कहना है कि जब समाज में वर्ग संघर्ष होता है तो उसके बाद ही परिवर्तन होता है। और वर्ग संघर्ष कैसे होता है? तो वर्ग संघर्ष जो पूंजीपति है और जो कामगार वर्ग है दोनों के बीच जब संघर्ष होता है तो उससे क्या होता है कि दो वर्गों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। उससे क्या होता है कि परिवर्तन आता है, मतलब सब कुछ इधर उधर हो जाता है, उलट पुलट जाता है और इस तरीके से समाज में एक नया वर्ग उभर कर आता है। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोध क्या कहलाता है? यानी एक भूमिका है और एक तरफ दूसरी भूमिका है, तो दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच जो विरोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है भूमिका क्रम, दूसरा है भूमिका दूरी, तीसरा है भूमिका संघर्ष या फिर चौथा है एक से अधिक भूमिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिका संघर्ष। यानी एक तरफ एक भूमिका है, दूसरी तरफ दूसरी भूमिका है और आपको दोनों भूमिकाएं, मतलब अगर ये कभी ऐसा होता है कि एक साथ निभानी पड़ जाए तो उसमें क्या होता है कि विरोधा उत्पन्न हो जाता है और उसमें उसके बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भूमिका संघर्ष कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, थर्ड कल्चर किड शब्द किसने दिया? ऑप्शन है मेलनोवस्की, दूसरा है रूथ बेनेडिक्स, तीसरा है रूथ उसीम, चौथा है हर्स्कोविट्ज। तो ये थर्ड कल्चर किड, ये वर्ड किसका है, किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूथ उसीम। ये आप याद रखिएगा, रूथ उसीम का ये थर्ड कल्चर किड है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, इराकुआ नातेदारी प्रणाली का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया है? पहला ऑप्शन है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, दूसरा है हेनरी मॉर्गन, तीसरा है इबी टायलर, चौथा है कैथलीन गफ। तो इसमें से जो इराकुआ प्रणाली है ये एक तरह की नातेदारी प्रणाली है, तो इसको किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी मॉर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना का एक तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है सोशल स्ट्रक्चर का, वो पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है संस्थाएं, दूसरा है उपसंस्कृति यानी सब कल्चर, तीसरा है परिस्थिति और भूमिका, चौथा है समूह और उपसमूह। तो इसमें से कौन सा सोशल स्ट्रक्चर का एक भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपसंस्कृति। सब कल्चर जो होता है वो कभी भी सामाजिक संरचना का भाग नहीं होता है, सामाजिक संरचना का तत्व नहीं होता है, भाग तो होता है, सामाजिक संरचना का एक एलिमेंट नहीं होता है कि जो उपसंस्कृति से मिलकर के कभी भी सामाजिक संरचना नहीं बनती है, संस्कृति से मिलकर के बनती है लेकिन उपसंस्कृति से नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल आपको लगता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और कमेंट जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं और अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है तो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे वीडियोज़ बना सकें आपके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 किससे संबंधित है? तो ये एक अधिनियम है पोक्सो अधिनियम। पहला ऑप्शन है बाल अश्लीलता, दूसरा है लिंग चयनात्मक गर्भपात, तीसरा है सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़, चौथा है वेश्यावृत्ति। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल अश्लीलता। तो ये जो अधिनियम है ये बाल अश्लीलता से संबंधित है, आप याद रखिएगा। और वेश्यावृत्ति, तो ये इसका अधिनियम क्या है? वेश्यावृत्ति निवारण कानून बना था, 1956 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी कला अनियोजित अपराध है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी है रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी है थियोडोर एडोर्नो और चौथा है टी सनीन। तो इसमें से यह किसका कथन है कि सभी कला अनियोजित अपराध है? तो कला के संबंध में मुखर्जी भी संबंधित हैं, इन्होंने भी जो अपना दिया है थ्योरीज, इनकी बुक्स कई, उसमें जो है इन्होंने मूल्य और कला को महत्व दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोडोर एडोर्नो।
तो ये थियोडोर एडोर्नो का कथन है कि सभी कला अनियोजित अपराध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पर्यावरण समाजशास्त्र इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन में है एजी टांसले, दूसरा है राधा कमल मुखर्जी, तीसरा है सैमुअल क्लाउसनेर, चौथा है अब्बे डुबाय। तो इसमें से किसने पर्यावरण समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल क्लाउसनेर। तो इन्होंने पर्यावरण समाजशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किया था। इनकी एक पुस्तक का नाम है मैन इन हिज इन्वायरमेंट। तो इस बुक में इन्होंने पर्यावरण समाजशास्त्र शब्द को इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रॉस कल्चरल स्टडीज किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है केस स्टडी, दूसरा है प्रायोगिक अध्ययन यानी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है संस्कृति का अध्ययन। तो इसमें से क्रॉस कल्चरल स्टडीज किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक अध्ययन। यानी जब एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से तुलना करके अध्ययन किया जाता है, यानी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति का तुलना करके अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस कल्चरल स्टडीज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल के मुख्य समर्थक कौन है? यानी जो औपचारिक स्कूल है, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल के मुख्य समर्थक कौन है? तो इसमें ऑप्शन में देखिए, पहला है वॉन बीज, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है जॉर्ज सीमेल, चौथा है दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज सीमेल। तो देखिए, जो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल है इसको स्वरूपात्मक संप्रदाय भी बोला जाता है या फिर विशिष्टात्मक संप्रदाय भी बोला जाता है। और इसके मुख्य समर्थक कौन है? तो जॉर्ज सीमेल है। और इसके अलावा कौन कौन है? तो इसके अलावा वीरकांत है, वान बीज है, वेबर है और टॉनीज। तो ये सारे फॉर्मुलिस्टिक स्कूल से संबंधित हैं। ये स्कूल जो है, ये फॉर्मुलिस्टिक स्कूल और क्या बोलते हैं सिंथेटिक स्कूल, ये क्या है? तो ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है, यानी समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या होना चाहिए स्टडी का, तो उसको जो है दो भागों में बांटा गया है। तो ये पहला हो गया हमारा फॉर्मुलिस्टिक स्कूल, दूसरा हो गया सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल से दुर्खीम संबंधित है और फॉर्मुलिस्टिक से जॉर्ज सीमेल। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, यह किसका कथन है कि सामाजिक संरचना के निर्माणक तत्वों में सतह के नियम, भूमिकाएं और सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है एसएफ नाडल, चौथा है मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसएफ नाडल। एसएफ नाडल का मानना है कि जो सामाजिक संरचना होती है उसके निर्माणक तत्वों में सतह के नियम, भूमिकाएं और सामाजिक संस्थाएं शामिल होते हैं। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं पता होगा जिसका आंसर, आप उसे नोट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और आगे भी हम डेली जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।